स्वागत है, अभिनंदन है। तो सिलेबस के अनुसार सबसे पहले मैं संस्कृत का कुछ परिचय दे दूं, उसके बाद वर्ण की उत्पत्ति पर विचार करेंगे। जो सिलेबस वर्ण उत्पत्ति, ठीक है। संस्कृत बहुत सरल है, प्राचीन तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ बहुत वैज्ञानिक है। जो संस्कृत भाषा है और वैज्ञानिक इसलिए है कि इसमें हम जो सोचते हैं वही लिखते हैं और वही पढ़ते भी हैं। जो लिखते हैं वही पढ़ते हैं, इसलिए वैज्ञानिक है। और यहाँ तक कि हम लोग कंप्यूटर से जुड़े हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है कंप्यूटर भी बहुत कुछ संस्कृत में ही है, तभी हम लोग जुड़ पा रहे हैं। क्योंकि इसकी वर्णमाला हिंदी वर्णमाला से शुरू होती है, संस्कृत वर्णमाला से शुरू होती है, नहीं तो इसका कीबोर्ड की से पहला अक्षर नहीं होता। तो संस्कृत भाषाओं की जननी है और जननी होने के नाते संस्कृत जानना भी अनिवार्य है। तो संस्कृत में सबसे पहले, संस्कृत में क्या किसी भाषा में सबसे पहले वर्ण यानी ध्वनि या अक्षर आती है, क्योंकि वह भाषा की लघुतम इकाई है, सबसे छोटी इकाई है। ध्वनि जो हम बोल रहे हैं, जो ध्वनित हो रही है वातावरण में, वह ध्वनि है। उसी को हम अक्षर भी कहते हैं। अक्षर और ध्वनि में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जो बोलते हैं, जो आवाज हमारी होती है वो ध्वनि में होती है, और जो बोल दिया उसका कोई क्षरण नहीं होता, इसलिए वह अक्षर है। लेकिन जब उसको हम अंकित कर देते हैं तब वह वर्ण हो जाता है, और हम यही वर्ण पढ़ते हैं। तो ध्वनि विचार में सबसे पहले हम ये जानना चाहें कि ध्वनि आई कहाँ से, या ये वर्ण, ये अक्षर आए कहाँ से। क्योंकि हम लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं और संस्कृत में जो उत्पत्ति है, पहली बार, इसके पहले न हिंदी थी न और कोई भाषा थी, क्योंकि भारतीय भाषा में तो सबसे प्राचीनतम संस्कृत ही है। तो मैं कहानी के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि ये वर्ण कैसे उत्पन्न हुए और कहां से आया। एक श्लोक है जिसको हम शेयर करते हैं आपसे। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कुछ वर्णों की उत्पत्ति के विषय में लिखा है। सो आवाज नहीं आ रही। हाँ, दिख रहा है। तो दिख रहा है दिख रहा है ना। एक श्लोक है, नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्का नवपंच वरम उद्धर तुकाम सनकादि सिद्धे नेतद विसर्वे नेतद विमर्शे शिव शुक्र जालम। नटों के राजा नटराज शिव नृत्य के अवसान में, हमारे यहाँ जब शिव क्रोधित होते हैं तो नृत्य करते हैं, तो नृत्य के अवसान में यानी नृत्य के अंत में उन्होंने डमरू बजाया, और डमरू से नाद हुआ, जो आवाज हुई,
वो कितने बार हुई? नौ, नव पंचवारम, 9 बार और 5 बार। यानी उन्होंने डमरू पहले 9 बार बजाया, फिर 5 बार बजाया। उससे कुछ शब्द उद्धृत हुए, तब लोगों ने, विद्वानों ने के विमर्श के बाद उसको वर्ण की संज्ञा दी, और वहीं से वर्ण, शब्द और पूरा व्याकरण जो शिव सूत्र जाल के रूप में विकसित हुआ, आगे चलकर वही व्याकरण बना। तो ये 14 सूत्र के रूप में हमारे पास आया है, जिसको हम माहेश्वर सूत्र कहते हैं, है ना। इसी से ये 14 सूत्र बने। 14 बार उन्होंने बजाया, 9 बार और 5 बार उन्होंने डमरू बजाया, इससे 14 सूत्र निकले, है ना। महेश के डमरू से, यानी शिव के डमरू से जो 14 सूत्र आए, उसी को, उसको शिव का प्रसाद मानकर पाणिनि मुनि ने ग्रहण किया, और उसे प्राप्त करके जो अर्थ बताया, वही हम सब के लिए फलवती हुई। यानी वर्णों की उत्पत्ति शिव की डमरू से हुई है। अब वो 14 सूत्र जो हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये हैं, ये 14 सूत्र माहेश्वर सूत्र कहे जाते हैं। इसीलिए माहेश्वर सूत्र कहे जाते हैं क्योंकि शिव यानी महेश्वर के महेश्वर के डमरू से ये निकले, इसलिए ये सूत्र माहेश्वर सूत्र कहलाते हैं। इसमें देखिए 14 सूत्र है। अ ई उन, रिल रिक, ए ओम, ए औच, है वरट, लं, या म न न नम, झभई, घटधस, जब गडदस, खफ छठ त, चट तो, चट तो, चट तो, कपे, श सर और हल। ये 14 सूत्र है। माहेश्वर के जो डमरू से, माहेश्वर ने जो डमरू बजाया 14 बार, उससे जो 14 बार जो नाद हुआ, उस नाद से ये 14 सूत्र निकले। ये माहेश्वर सूत्र के नाम से प्रचलित हुए। अब ये देखो कितना वैज्ञानिक है। मैंने रेखांकित किया है इसको। पहले जो मैंने रेखांकित किया 1 से 3 तक, अ ई उन, रिल रिक, ए ओम। थोड़ा गड़बड़ हुआ। 1 से 4 तक देख लीजिए आप। 1 से 3 तक नहीं, 1 से 4 तक। एक से 4 तक पूरे स्वर हैं। 1 से 4 तक स्वर हैं। ए ओम,
एक मिनट जरा सा। हम्म, 1 से 4 तक केवल स्वर हैं। ये केवल हलंत अक्षर को छोड़ दिया जाए तो देख लीजिए अ ई उ रिल री ए ओ ओ, ये केवल स्वर हैं। स्वर का ग्रुप एक साथ है। उसके बाद जो मैंने रेखांकित किया है वो है ह से लेकर ल तक। हयबरट लन यम ङ न नम झ भई घट दस जब गड दस ख फ छ ठ थ छट तो कप स स सर और हल। ये 14 सूत्र जो हैं, अगर हम वर्णों का प्रकार अगर जानना चाहें तो इसमें स्पष्ट है। 1 से 4 तक में सारे स्वर और 5 से 14 तक के सूत्र में सब के सब व्यंजन है हलंत अक्षर को छोड़कर। देख लीजिए ह या व ल य म न न झ भ घ ड ध ड ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प श स स ह। ये सब के सब व्यंजन हैं। तो इस आधार पर जो वर्ण या ध्वनि के जो प्रकार हैं मोटे तौर पर वो 2 प्रकार हैं संस्कृत में, स्वर और व्यंजन। मूल रूप से इतने हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर का ग्रुप एक साथ है और व्यंजन का ग्रुप एक साथ है। अब इसमें देखिए कितनी अच्छी ग्रुपिंग है, इसमें कितना अच्छा संतुलन है। सारे वर्ण आप जो हिंदी में पढ़ते हैं क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न, आप देखिए सारे वर्ण एक साथ मिलेंगे। कवर्ग पूरा एक साथ है। पहला वर्ण का वर्ग देखिए च ट त क प, च से लेकर प तक सारे वर्ण है ना, वर्गीय व्यंजन के पहला वर्ण सब एक साथ है। दूसरा वर्ण देख लीजिए ख फ छ ठ थ, सारे के सारे द्वितीय वर्ण एक साथ हैं। तीसरा वर्ण देख लीजिए ज ब ग ड द, वर्गीय व्यंजन के सारे तीसरे वर्ण एक साथ हैं। और उसी तरह वर्गीय व्यंजन के सारे चौथे वर्ण एक साथ हैं, झ भ घ ढ ध। और पांचवा वर्ण एकदम एक साथ है, देख लीजिए य म ग न न। अच्छा, व्यंजन में जो अब अवर्गीय व्यंजन आता है, अवर्गीय व्यंजन में देखिए या वर ल, अंतस्थ व्यंजन एक साथ और ऊष्म व्यंजन एक साथ। अब सारे वर्गीय व्यंजन को मिला दें तो स्पर्श व्यंजन एक साथ हो गया। इस आधार पर एक सूत्र भी बड़ा वैज्ञानिक है ना। तो वर्ण जो हैं, वर्ण के अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं माहेश्वर सूत्र के आधार पर। ये वर्ण की उत्पत्ति यहीं से हुई है और इसके आधार पर वर्ण के मूल रूप से 2 प्रकार हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। संस्कृत में स्वर को अच भी कहते हैं। संस्कृत में स्वर को अच भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अच? क्योंकि अ से लेकर च तक आप देख लीजिए सारे के सारे स्वर हैं। हलंत अक्षर को छोड़ दीजिए तो अ ई उ रिल री ए ओ ए ओ, ये पूरे के पूरे स्वर हैं। इसलिए संस्कृत में स्वर को अच कहते हैं। तो संस्कृत में 2 प्रकार हो गए मूल रूप से, स्वर और व्यंजन, जिसमें एक और भी आता है प्लुत। प्लुत की चर्चा हम बाद में करेंगे। फिलहाल इस आधार पर देख लीजिए 2 हैं, स्वर यानी अच और व्यंजन जिसको संस्कृत में हल कहते हैं। अगला स्लाइड आप देखिएगा, देखिए
अच्छा, प्रत्याहारित। ठीक है, तो माहेश्वर सूत्र में ये 14 सूत्र भी आप लिख सकते हैं। दो प्रकार हो गए, स्वर और व्यंजन। स्वर को संस्कृत में अच कहते हैं, या संस्कृत में जो अच है वही हिंदी में स्वर कहलाता है। और संस्कृत में कुल स्वरों की संख्या यानी अच की संख्या कितनी है, ये सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, 3, 2, 5, 2, 7 और 2, 9। मूल इतने हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसको दीर्घ बना सकते हैं। ठीक है, जैसे अ का आ बनता है, ये तो सूत्र रूप में है ना, तो आ ई का दीर्घ ई बनेगा, ऊ का दीर्घ ऊ बनेगा, और री का भी दीर्घ री बनता है। आपको स्वर के साथ री भी दिख रहा है। री में लोगों को कंफ्यूजन होगा कि वो तो व्यंजन है, लेकिन आपको बता दिया जाए संस्कृत में री स्वर होता है। हिंदी में यह व्यंजन हो सकता है, बल्कि हिंदी में व्यंजन ही है यह, लेकिन संस्कृत में री स्वर माना जाता है, इसलिए री को स्वर के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, तो मूल स्वर। अब स्वर का भी प्रकार यदि देख लें, हाँ, अगर आप लिख रहे होंगे तो लिख लीजिए। मूलतः स्वर के दो, वर्ण के दो प्रकार, ध्वनि या अक्षर या वर्ण एक ही है। जो हम बोल रहे हैं, जो हमारी वाणी है, जो ध्वनित हो रही है, वो ध्वनि है, ध्वनि ही अक्षर है। लेकिन जब हम उसको लिखते हैं या अंकित करते हैं तब वह वर्ण बन जाता है ना। लिखा, इसीलिए उसको हम लिखित अक्षर भी या अंकित अक्षर भी कह सकते हैं, जो वर्ण है उसको। तो अच और हल संस्कृत में ये दो प्रकार हैं इस माहेश्वर सूत्र के आधार पर। माहेश्वर सूत्र सबको समझ में आया या नहीं? फिलहाल तो आ गया सर। ठीक है, अभी हम स्वर के प्रकार इसमें देखेंगे। ठीक है, यहाँ तो मूल स्वर है। अभी स्वर का प्रकार देखेंगे तो स्वर में भी 3 प्रकार हैं। स्वर के कितने प्रकार? 3 प्रकार। ठीक है, पहला ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर में आपको स्क्रीन पर दिख रहा है अ, ई, उ, री और री। ठीक है, ये 5 ह्रस्व स्वर हैं और 4 दीर्घ स्वर हो जाएंगे। दीर्घ स्वर मतलब अ का दीर्घ आ, ई का दीर्घ ई, उ का दीर्घ उ, री का दीर्घ री। री का दीर्घ नहीं होता, री केवल एक ही रूप में, ह्रस्व रूप में आता है। ए ओ भी दीर्घ है, लेकिन हमने इसको दीर्घ से अलग रखा क्योंकि यह दीर्घ होने के साथ साथ संयुक्त भी है। संयुक्त है क्योंकि ए में 2 स्वरों का मेल है। ठीक है, अ और ई का, इसलिए संस्कृत में 3 स्वर हो जाते हैं। स्वर के 3 प्रकार हो जाते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ए, उ, ऐ और औ ये संयुक्त स्वर हैं, है ना, क्योंकि ए में भी 2 स्वर मिला हुआ है, ओ में भी 2 स्वर मिला हुआ है। ए में अ और ई का योगदान है तब ए बना है। ओ में अ या आ के साथ उ मिला है तब ओ बना है। ऐ में अ या आ के साथ ऐ मिला है, ए या ऐ मिला है तब यह बना हुआ है वर्ण ऐ। और ओ के साथ अ या आ के साथ जब ओ या ओ मिल जाता है तब वो ओ बनता है। तो ये 4 वर्ण जो हैं संयुक्त स्वर है ना, यानी स्वर के 3 प्रकार हो गए।
ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ठीक है, अ, ई, उ, री और री, ये 5 ह्रस्व स्वर हैं। अब इसी का दीर्घ बना दें तो 4 दीर्घ बन जाएंगे, आ, ई, उ, री, ये 4 दीर्घ स्वर हो जाएंगे। री का दीर्घ नहीं होता है, री एक रूप में रहता है। ए, ओ, ए और ओ, ये जो है ये संयुक्त स्वर हैं। ए, ओ, ए और ओ, ये संयुक्त स्वर हैं। तो संस्कृत में संस्कृत स्वर के 3 प्रकार, एक इससे भी अलग उच्चारण के आधार पर प्लुत होता है जो दीर्घ से भी ज्यादा होता है। तो एक प्रकार प्लुत भी है जो यहां दर्शित नहीं है क्योंकि इस सूत्र में वो नहीं है, वो आगे चलकर बना है। जैसे हम जब अ का दुगना करते हैं तो वो दीर्घ हो जाता है, और जब दुगना से ज्यादा भी समय लगता है उसके उच्चारण में तब वह प्लुत हो जाता है। जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं तो कई पल का समय लग जाता है ना। तो ओम जैसे और भी बहुत सारे शब्द हैं संस्कृत में, उसको हम प्लुत कहते हैं। ठीक है, तो एक और प्रकार लिख लीजिएगा आप लोग, प्लुत। स्वर स्पष्ट हुआ? स्वर, यस सर। हाँ, इस आधार पर यहाँ 3 है, लेकिन एक और प्रकार होता है प्लुत, जब हम कई पल का में 2 मात्रा का भी ज्यादा लगता है समय, तब वो प्लुत हो जाता है। जैसे हम बहुत बार बोलते रहते हैं ओम, ऐसा बोलते हैं तो वो प्लुत हो जाता है। तो वैदिक संस्कृत में प्लुत का काफी उच्चारण होता रहा है और इसलिए प्लुत भी एक स्वर है। अब आइए, स्वर कंप्लीट? यस सर। यदि कुछ पूछना हो तो हमको स्क्रीन पर तो नहीं, हम तो स्लाइड दिखा रहे हैं, लेकिन बोल सकते हैं। अब आइए व्यंजन। व्यंजन में ह से लेकर ल तक के जो वर्ण हैं, हलंत अक्षर को छोड़कर सारे के सारे व्यंजन हैं। एक बार आप लोग नजर दौड़ाएंगे स्क्रीन पर तो देखेंगे सब के सब, हलंत अक्षर को छोड़ दीजिए तो सब व्यंजन है ना। पहली और सब एक साथ, वर्ग का पहला वर्ण एक साथ, दूसरा वर्ण एक साथ, तीसरा वर्ण एक साथ, चौथा वर्ण एक साथ, पांचवा वर्ण भी एक साथ, है ना। अंतस्थ वर्ण एक साथ और ऊष्म वर्ण एक साथ। और देख लीजिए तो स्पर्श, जितने वर्गीय व्यंजन है सारे स्पर्श वर्ण हो, स्पर्श व्यंजन होते हैं, सब स्पर्श एक साथ हैं। तो यहां जो है हलंत नहीं है। एक व्यंजन की हमको लगता है परिभाषा बताने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी एक बार बता दें, व्यंजन संस्कृत में सारे हल होते हैं, हलंत लगे रहते हैं क्योंकि उसमें स्वर नहीं होता। लेकिन जब हम स्वर लगाते हैं तो व्यंजन पूर्ण हो जाता है। तो हम व्यंजन की परिभाषा इस आधार पर कर सकते हैं कि स्वरों की सहायता से जब कोई वर्ण उच्चारित होता है तो उसको हम व्यंजन कहते हैं, है ना। स्वरों की सहायता से जब कोई वर्ण उच्चारित होता है तो उसको व्यंजन कहा जाता है, या व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से ही की जाती है, उसके बिना संभव नहीं है। न किसी वो वर्ण के सहारे ही वह उच्चारित होगा। अगर संयुक्त अक्षर है तो कोई और व्यंजन होगा उसके साथ लगा हुआ, तब उच्चारित होगा, नहीं तो उच्चारण करना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है वो व्यंजन होते हैं। अब देखिए हिंदी में तो क्रम अलग है, संस्कृत में क्रम अलग है, तो हम ये संस्कृत के आधार पर बता रहे हैं। हिंदी के आधार पर अगर आप देखेंगे तो क वर्ग अलग, च वर्ग अलग, 5 वर्गों का अलग है, और उसमें अलग, और
अंतस्थ अलग। तो व्यंजन एक साथ हैं। व्यंजन की परिभाषा जिन वर्णों की के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है या जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होती है वे व्यंजन कहे जाते हैं। तो यहाँ देखिए ह से लेकर ल तक सब के सब व्यंजन हैं। अब इसमें हम व्यंजन के प्रकार देखेंगे तो व्यंजन के 3 प्रकार हैं। मूल रूप से इस सूत्र के आधार पर व्यंजन के 3 प्रकार हैं जो यहाँ स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। कौन कौन है? पहला स्पर्श, पहला उच्चारण के आधार पर जो व्यंजन के कई आधार पर कई प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम लोग उच्चारण के आधार पर ही जान लेते हैं। उच्चारण के आधार पर व्यंजन के 3 प्रकार। पहला स्पर्श। अब देखिए या से लेकर या तक, यमगणनम जमई घटदस जब घटदस कफ छटतो चट कफ छटथा चटतो कप, है ना। यानी यमगणन झभ घड ध जब गड द खफ छठ चट त और कप, ये सारे स्पर्श व्यंजन हैं क्योंकि इन वर्णों के उच्चारण में हमारी जीभ, हमारे जिह्वा किसी न किसी मुंह के किसी न किसी उच्चारण अवयव को स्पर्श करती है, इसलिए यह स्पर्श व्यंजन है। तो व्यंजन का जो सबसे पहला प्रकार हो जाता है वह होता है स्पर्श व्यंजन, है ना। व्यंजन के 3 प्रकार हैं जिसमें पहला प्रकार है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन यानी जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे जिह्वा मुंह के उच्चारण अवयव को या उच्चारण अवयव को किसी न किसी रूप में स्पर्श करती है, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी जितने भी हिंदी में जितने भी वर्गीय व्यंजन है, वर्गीय व्यंजन समझते हैं सब लोग। वर्ग का मतलब एक एक वर्ग का हिंदी में वर्ण है, 5-5 वर्ण का वर्ग है। कखगंगा का वर्ग, चचा को हम च वर्ग कहते हैं, टठा को ट वर्ग कहते हैं, तथा को त वर्ग कहते हैं और प को प वर्ग कहते हैं, है ना। तो जितने वर्गीय व्यंजन हैं वो सब के सब 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। दूसरा है अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन। अब देख लीजिए, इसमें अंतस्थ में 2 शब्द है। अंतः धातु, अंतः यानी भीतर, और स्थ धातु है ठहरनार्थ में। स्था धातु ठहरनार्थ में। जब किसी वर्ण के उच्चारण में हमारी जीभ अंदर की ओर जाती है और वहीं कुछ देर रुक जाती है, उसको हम कहते हैं अंतस्थ। अब देखिए, हम उच्चारण करते हैं या, आप भी उच्चारण करेंगे या, तो जीभ थोड़े पीछे जाएगी और जब तक उच्चारित होता रहेगा वहीं रुकी रहेगी। व, र, तो ये सब इसलिए ये अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं। या, व, र और ल ये अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं। और व्यंजन का जो तीसरा प्रकार है वह है ऊष्म। ऊष्म यानी गर्म। ऊष्म का मतलब होता है गर्म। जब हम उच्चारित करते हैं तो थोड़ी बहुत वायु, हमारी प्राण वायु मुंह से बाहर निकल जाती है, लेकिन कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनमें हमारी प्राण वायु ज्यादा बाहर निकलती है, इसलिए उन व्यंजनों को हम ऊष्म वर्ण कहते हैं। यानी जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे मुंह से गर्म वायु निकलती है, वायु तो शरीर से गर्म ही निकलती है, तो गर्म वायु निकलती है
उन्हें उन वर्णों को हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसमें स, स और स है ना, आपको देखना स स सर एक साथ है, ये ऊष्म व्यंजन। और है ना, स स स और है, ये चार व्यंजन जो हैं वो ऊष्म व्यंजन कहे जाते हैं। तो इस आधार पर व्यंजन के तीन प्रकार, अंतस्थ, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म, ये तीन प्रकार हो गए। तो ये माहेश्वर सूत्र के आधार पर मैंने बताया। उच्चारण और नाद के आधार पर कुछ प्रकार और भी हैं, कुछ प्रकार और भी हैं। जैसे जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी स्वर तंत्री किसी न किसी रूप में झंकृत होती है, और जब झंकृत होती है तो उसके आधार पर भी कुछ व्यंजन के प्रकार हो गए हैं। तो उसमें किसी किसी में कुछ वर्ण ऐसे हैं जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी स्वर तंत्रियां जो झंकृत होती है, उस आधार पर जो दो प्रकार होते हैं, आप लिख लीजिए। उच्चारण के समय श्वास के मात्रा के आधार पर व्यंजन को दो वर्ग में बांटा गया है। व्यंजन के दो प्रकार होते हैं, ठीक है। पहला अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। पहला अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। पहले अल्प प्राण को समझ लें। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है उसको हम अल्प प्राण कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में प्राणवायु कम मात्रा में बाहर निकलती है उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। अब कम वायु में जो मात्रा निकलती है उसमें हो जाएंगे वर्ण के वर्गीय व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, जैसे क, ग और अंग, च, ज और य, ट, ड और न, त, द और न, प, ब और म, ये अल्प प्राण कहे जाते हैं, ठीक है। इसी में य, र, ल और व भी आते हैं। ये अल्प प्राण, क्योंकि इनमें प्राणवायु कम मात्रा में बाहर निकलती है। तो स्वर तंत्री से जब प्राणवायु कम मात्रा में बाहर निकलती हो और स्वर तंत्री में वायु की रगड़ कम होती हो तो उसको हम अल्प प्राण कहते हैं। अब इसी तरह महाप्राण है
जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्री के साथ प्राणवायु का घर्षण, उनकी रगड़ ज्यादा होती है या प्राणवायु ज्यादा मात्रा में बाहर निकलती है, उसको हम महाप्राण कहते हैं। जिसमें हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण ख, घ, छ, झ, न, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ और तीनों स, श और ह, ये महाप्राण कहे जाते हैं। तो उच्चारण में स्वर तंत्री के आधार पर हम या स्वरों श्वास के आधार पर हम इसको दो भाग में बांट सकते हैं। एक वर्ग है अल्प प्राण और दूसरा वर्ग है महाप्राण, जिसमें जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है उनको अल्प प्राण कहते हैं। हर वर्गीय व्यंजन का पहला, तीसरा, पांचवा और यह र, ल, व, यह जो है अल्प प्राण है। और जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु अधिक निकलती है उनको हम महाप्राण कहते हैं, जिसमें हर वर्ग का दूसरा, चौथा और ऊष्म व्यंजन यानी श, स और ह, ये महाप्राण कहलाते हैं। इसी के आधार पर एक प्रकार और होता है व्यंजन का। ये व्यंजन का उच्चारण के आधार पर हो गया है ना। अब है स्वर तंत्रियों के झंकृत होने के आधार पर दो प्रकार और कहे जाते हैं व्यंजन के। पहला है घोष, उसी को कहीं कहीं सघोष भी कहा जाता है, और दूसरा है अघोष, है ना। व्यंजन के स्वर तंत्री के आधार पर दो वर्गीकरण और किया गया, घोष अर्थात सघोष और अघोष। पहले हम लिखेंगे, पहले अघोष लिखते हैं। अघोष यानी जिन व्यंजनों या जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता उसे हम अघोष कहते हैं, है ना। जिन ध्वनियों या जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता उसे हम अघोष कहते हैं। हर वर्ग का पहला, दूसरा और स ये अघोष कहे जाते हैं, क्योंकि इनमें स्वर तंत्रियों में झंकार कम होता है। लेकिन जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां अधिक झंकृत होती हैं उनको हम सघोष या घोष कहते हैं, है ना। जिन व्यंजनों के या जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्री अधिक झंकृत होती है उन्हें घोष व्यंजन कहते हैं। जैसे हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और
या व र ल और ह ये सघोष वर्ण कहे जाते हैं। तो व्यंजन वर्णों के तीन तरह से तीन प्रकार हो गए। पहला सामान्य तौर पर यानी उच्चारण के आधार पर, दूसरा भी उच्चारण के मात्रा के आधार पर, और तीसरा स्वर तंत्रियों के झंकृत होने के आधार पर। ये व्यंजन के तीन प्रकार हो गए। तो व्यंजन स्पष्ट हुआ। अभी हम लोग कुछ और भी व्यंजन हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले हम माहेश्वर सूत्र में व्यंजन और ये समझाने के लिए मैंने एक प्रत्याहार समझाने के लिए सोचा है। प्रत्याहार प्रत्याहार दिख रहा है स्क्रीन पर? यस सर। अच्छा, अभी तक में किन्हीं को कुछ पूछना है? इसके बाद हम ये दिखाएंगे प्रत्याहार, और प्रत्याहार पर चर्चा करेंगे। हम इसको थोड़ा अभी ये करते हैं। अभी तक जो बात बताई गई उसमें किन्हीं को कुछ पूछना है? नहीं, तो बाद में फिर मैं ही पूछूंगा, ठीक है? आइए हम लोग प्रत्याहार की बात करते हैं। अब प्रत्याहार की चर्चा हुई थी कि एक बार समझा देना अनिवार्य है। प्रत्याहार दिख रहा है स्क्रीन पर सबको? यस सर। इसमें संस्कृत में जो परिभाषा है, प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णा ये नेति प्रत्याहार है ना? इसका अर्थ ये है कि वर्णों को जब संक्षिप्त करके, है ना, वर्णों को, आप शॉर्टकट विधि जानते हैं अंग्रेजी में, है ना? ये अंग्रेजी संस्कृत से ही आई है और यहीं से शॉर्टकट विधि भी उसकी आई। बहुत पहले से संस्कृत में शॉर्टकट विधि थी। शॉर्टकट विधि ही प्रत्याहार है ना? जब वर्णों को, कई वर्णों को, है ना, संक्षिप्त दर्शाने के लिए हम संक्षिप्त रूप लिखते हैं, उसी को प्रत्याहार कहा जाता है ना? पूरा वर्ण समूह है ना? और वर्ण समूह मान लिया जाए 20 वर्ण समूह है, और 20 वर्ण बोलने में समय लगेगा। हो सकता है जो सुनने वाला है वो 20वां वर्ण सुनते सुनते पहला, दूसरा, तीसरा भूल जाए, है ना, कि पहले क्या कौन सा वर्ण बोला गया था। तो उन 20 वर्णों का उच्चारण कम समय में हो जाए और संक्षिप्त रूप में कह दिया जाए, उस विधि को प्रत्याहार कहते हैं, है ना? यानी जिस विधि से वर्ण समूह को संक्षिप्त किया जाता है और संक्षिप्त करके उसको लिखा जाता है या बोला जाता है, उसको हम प्रत्याहार कहते हैं। अब जैसे मैंने उदाहरण दिया है, अ, ई, उ, रिल, री, ए, ऐ, ओ, औ, इनको बोलना है तो हम इनको बोलने के लिए केवल अच कहेंगे, और अच कहने से इन सारे वर्णों का बोध हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए, हमने अयुण रिल का पहला वर्ण आ लिया। आप माहेश्वर सूत्र देखेंगे तो देख लीजिए, कहाँ गया माहेश्वर सूत्र? हाँ, पहला
पहला वर्ण लिया अ ई उ रिल री ए ओ ए ओ, अब अंतिम वर्ण जो हलंत है च उसको ले लिया। अब अ से लेकर च तक जितने भी वर्ण आए उसी को मैंने यहां लिखा है, वो अच कहलाए। अच कह देने से ये सारे वर्णों का बोध हो जाता है। इसीलिए संस्कृत में स्वर को अच कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक भी व्यंजन नहीं है। आपको दिखाई दे रहा है एक भी व्यंजन इसमें नो सर। नहीं है ना? हलंत अक्षर को छोड़ दे तो एक भी व्यंजन नहीं है, इसलिए ये अच है और इसीलिए स्वर को अच भी कहते हैं, है ना? इन सारे वर्णों का बोध केवल अच कहने से हो जाता है। ये संक्षिप्त विधि है, बहुत सरल है, बहुत आसान है। संस्कृत में बहुत सारे ऐसे प्रत्याहार हैं। अब आगे देखिए, दूसरा हमने लिखा है हल। अब देखिए इसमें जो मैंने अगला जो रेखांकित किया है, ह से लेकर ल तक है। अवरट लन यम गणनम जवैय गढ़ दस जब गढ़ दस खफ छठ था चट तो कपय स सर हल। तो हमने हलंत अक्षर को छोड़ दिया, हमने केवल लिया है अवर ल यम गण झभ ख जब गढ़ द खफ छठ त चट त कप स और है, यानी ह से लेकर ल तक सारे के सारे वर्ण व्यंजन है। इसमें आपको एक भी स्वर दिख रहा है? नहीं दिखेगा। इसलिए हमको अगर व्यंजन कहना होता है तो हम हल कह देते हैं। तो हल भी एक प्रमुख प्रत्याहार है। यानी प्रत्याहार बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि पहला वर्ण किसी भी जहां से हमको शुरू करना है उसका पहला वर्ण और जहां तक हमको बोलना है उसका अंतिम वर्ण यानी हलंत वर्ण, हम दोनों को मिला देते हैं और एक वर्ण शब्द बना लेते हैं। अब उतना कहने से सारे वर्णों का बोध हो जाता है। यही है प्रत्याहार। अब देखिए प्रत्याहार बनाने की जो विधि तो स्पष्ट हो गई। कुछ मुख्य प्रत्याहार हैं, जैसे हमने पहले लिखा अण प्रत्याहार, है ना? अण प्रत्याहार में क्या? अ से लेकर न तक कितने वर्ण आएंगे? अ ई उ, है ना? अयुण में अ ई उ, यानी केवल 3 ही वर्ण आएंगे, है ना? 3 वर्ण अण प्रत्याहार हो जाएगा, है ना? अ ई उ अण प्रत्याहार हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या लिया? अण प्रत्याहार कैसे बना? शुरू का अ लिया, ई हुआ, उ हुआ और ये हलंत वाला न ले लिया। अब हमको अ ई उण कहने की जरूरत नहीं है, केवल इतने वर्णों का अगर हमको बोध कराना है तो हम केवल अण प्रत्याहार कह देंगे और प्रत्याहार हो जाएगा। यानी प्रत्याहार बनाने के लिए क्या करना है कि जितने वर्णों जिन जिन वर्णों का हमें बोध कराना है या जिन जिन वर्णों को बोलना है या जिन जिन वर्णों को लिखना है, उस वर्ण उनका पहला वर्ण पहले लिखेंगे और बाद में जहां तक बोध कराना है उसका अंतिम वर्ण यानी हलंत वर्ण लिखेंगे। दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा प्रत्याहार। तो प्रत्याहार से एक सुविधा ये है कि अगर हमको 10 वर्ण बोलना है एक साथ तो हम 10 वर्ण ना बोलकर केवल 2 वर्ण बोलेंगे और 10 वर्ण का बोध हो जाएगा, है ना? जैसे मान लिया जाए हमको ख से लेके र तक बोलना है, तब अब ख फ छ ठ थ च ट त क प श स तक बोलने में टाइम लगेगा, समय लगेगा, सुनने वाला भी ऊब जाएगा। तो लिखते हैं तो उसमें समय ज्यादा लगेगा। परीक्षा में समय का बहुत महत्व होता है, ठीक है? तो परीक्षा में समय लगेगा, इसलिए हमको क्या करना है कि उतने वर्णों का बोध कराने के लिए हमको केवल खर कह देना। खर कह दिया तो ख से लेकर र तक
कि सारे वर्णों का बोध हो। अब मान लिया जाए हमको सारे तीसरे वर्णों का बोध कराना है ना, ग ज है ना, ड द ब, इन वर्णों का बोध कराना है तो हम बोलेंगे जस, ज से लेकर स तक। देख लीजिए, जब अब ज ब ग ड द नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, जस, यानी पहला वर्ण पहले और बाद वाला का अंतिम वर्ण लेंगे और उनको जोड़कर एक शब्द बना देंगे, तब वो कहलाएगा प्रत्याहार, है ना। तो इस तरह कई प्रत्याहार यहाँ मैंने जो प्रमुख प्रत्याहार हैं या जो कुछ प्रत्याहार हो सकते हैं उनको मैंने यहाँ लिखा है। आपको 21 प्रत्याहार दिख रहे हैं, और भी हो सकते हैं और भी बन सकते हैं, इनका कोई प्रकार नहीं है, है ना। मैंने उदाहरण स्वरूप कुछ इतने प्रकार बनाए हैं। जैसे मान लिया जाए मैंने लिखा अक प्रत्याहार, तो अक प्रत्याहार में कितने आएंगे, अ का अ ई उ का पहला वर्ण अ लिया, अरिल रिक का अंतिम वर्ण क लिया, बन गया अक। अब इसमें कितने वर्ण आ गए, अ ई उ री और री, 5 वर्ण आ गए अक में, है ना। तो प्रत्याहार बनाने के लिए हमको क्या करना है, जिन वर्णों का जहां से जहां तक, है ना, जहां से हमको वर्ण को संकेत करना है उसका पहला वर्ण लेना है, और जहां तक बोलना है उसका अंतिम वर्ण जो हलंत वर्ण है उसको ले लेना है और दोनों को जोड़ देना है, तब वो हो जाएगा प्रत्याहार। प्रत्याहार बनाना बहुत आसान है। जैसे मान लिया जाए अ से लेकर च तक अच हो गया, अ से लेकर क तक अण हो गया, अ से लेकर ट तक अट हो गया, अ से लेकर श तक, है ना। अब अ से लेकर श तक देखिए, यहाँ अ ई उ रिल री ए ओ ए औ हय वर ल यम गन न झ भ घ ड ध जब गड द तक, इतने वर्णों का बोध हो जाएगा केवल अश कह देने से, है ना। तो इस तरह प्रत्याहार बन सकता है। प्रत्याहार बनाने की, प्रत्याहार जो एक बार फिर से समझ लीजिए, प्रत्याहार क्या है, जिस विधि से हम वर्ण समूह को संक्षिप्त करके लिखते हैं या संक्षिप्त करके बोलते हैं, उन संक्षिप्त करने की विधि को प्रत्याहार कहा जाता है। प्रत्याहार बनाने के लिए हमको जिन वर्णों का संकेत करना है या जिन वर्णों को बोलना है उसका पहला वर्ण लेंगे, और जहां तक बोलना है उसका अंतिम वर्ण लेंगे, ठीक है, और दोनों वर्णों को जोड़ देंगे, तब हो जाएगा वह। और जब वो शब्द बनेगा, जब केवल उतना कहेंगे तो उसके अंतर्गत जितने भी वर्ण आते, जितने भी वर्ण आएंगे वो सब के सब उसके अंतर्गत आ जाएंगे, सबका बोध हो जाएगा। ये प्रत्याहार है। तो प्रत्याहार किसे कहते हैं, यह स्पष्ट हो गया। प्रत्याहार क्या है, यानी जिस विधि से वर्ण समूह को संक्षिप्त कर दिए जाते हैं या संक्षिप्त करके लिखे जाते हैं उसको प्रत्याहार कहते हैं, या उस विधि को प्रत्याहार कहते हैं। यह स्पष्ट है। प्रत्याहार बनाने का जो तरीका है, प्रत्याहार बनाने की जो विधि है ना, वर्ण समूह का पहला वर्ण और अंतिम वर्ण मिलाकर लिखने से उसके अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं उन सभी वर्णों का उस प्रत्याहार के अंतर्गत बोध हो जाता है ना।
तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं प्रत्याहार बनाने की विधि। नीचे एक लाइन लिख लीजिए कि जिन वर्ण समूह को या जिन वर्ण समूह का बोध कराना होता है उसके पहले वर्ण और अंतिम वर्ण को एक साथ मिला देते हैं और एक शब्द बना देते हैं। फिर उसे लिखने से या उसको बोलने से उसके अंतर्गत आने वाले सभी वर्णों का बोध हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अच। अब अच में अ से लेकर च तक पहले हम लेंगे अ, उसके बाद अंतिम वर्ण च है तो च को मिला देंगे तो हो जाएगा अच। अब अच कह देने से अ से लेकर च तक के जितने वर्ण हैं वो सारे वर्णों का बोध हो गया, है ना। अब कोई अच कहे, है ना, अच के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं तो स्पष्ट कर सकते हैं अ ई उ रिल री ए ओ ए ओ, है ना, ये अच हो गया। अब इसी तरह हमको अगर हल कहना है तो ह से लेके ल तक, यानी हयवरट लम यम अंगणनम जवई गडदस जब गडदस कफ छठ थ चट तो कप सर और है ल तो अंत है ही। ये हो गया हल। हल तक के सारे व्यंजन अब उसमें आ गए, है ना। तो प्रत्याहार बनाने की जो विधि है वो है कि जिन वर्ण समूह को या जिस वर्ण समूह को हमको लिखना हो या किसी को बोध कराना हो तो हम उसका पहला अक्षर लेंगे और अंतिम अक्षर लेंगे जो हंत है और दोनों को मिला देंगे, तब वह प्रत्याहार का रूप ले लेगा और उसके अंतर्गत आने वाले जितने भी वर्ण हैं वो सब के सब उसके अंतर्गत आ जाएंगे। ये है प्रत्याहार की विधि। तो कुछ मुख्य प्रत्याहार आपको दिखा दिया, ठीक है। प्रत्याहार में और किसी को कुछ पूछना हो तो आप बोल भी सकते हैं, क्योंकि मैं तो स्क्रीन दिखा रहा हूं, हाथ दिखाई नहीं दे रहा किसी का। आप हाथ उठाएंगे तो मैं देखूंगा। अगर प्रत्याहार में किन्हीं को कुछ और समझना है तो आप पूछ सकते हैं। किन्हीं को कुछ पूछना है? अभी नोट कर रहे हैं, लास्ट में पूछेंगे तो अगर पूछना होगा तो। अच्छा अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। अभी हम लोग अब आते हैं उच्चारण स्थान, नहीं, थोड़ा मैं सिलेबस देख लूं। वर्ण की उत्पत्ति हो गई, वाक्य यंत्र हो गए, वर्णों के प्रकार हो गए। संस्कृत वर्णमाला तो हम वर्णमाला ही बता रहे हैं, है ना। संस्कृत की ये वर्णमाला ही है, ठीक है। संस्कृत में जो ये माहेश्वर सूत्र है ये इसकी वर्णमाला है। हिंदी से थोड़ी अलग है। हिंदी में अगर हम देखेंगे तो क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म, ये एक वर्ग आता है ना। उसके बाद य र ल व ह तालव्य श मूर्धन्य ष दंत श छ त्र ज्ञ एक साथ आता है, वो अलग है। लेकिन इसका जो ग्रुप है, इसलिए संस्कृत कहीं कहीं तो संस्कृत हिंदी माध्यम से भी बताते हैं, लेकिन चूंकि माहेश्वर सूत्र हम लोगों को बताना था तो हमने सोचा संस्कृत माध्यम से ही इसको बताया जाए। इसकी वर्णमाला यही है। हिंदी हम समझते हैं, सबको पता होगा। फिर वो अ ई उ का एक अलग ग्रुप है, ठीक है, लेकिन वो हिंदी माध्यम से सजा हुआ है। संस्कृत हमको अगर समझना है तो इसी माध्यम से समझेंगे। बाद में अगर किसी को और पूछना हो तो ठीक है। संस्कृत वर्णमाला हो गई।
आते हैं उच्चारण स्थान पर। उच्चारण स्थान, वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो इस तरह है। इसको मैंने पूरा बनाया तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ दिखा दे रहा हूं। अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, अगर पुस्तक में होगा तो देख लीजिए। अकुह विसर्जनीयानाम कंठ है, ये सूत्र है। सूत्र की परिभाषा ये है, अ मतलब अ और आ। संस्कृत में हर कुछ संक्षिप्त है, इतना संक्षिप्त और कहीं नहीं मिलेगा कुछ। तो अ का मतलब आ भी, अ और आ। कु का मतलब क ख ग घ अंग, पूरा कवर्ग। और है और विसर्ग, क्योंकि विसर्ग का भी उच्चारण है होता है। ठीक है, का वर्ग और है के साथ विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ है ना। अकुह विसर्जनीयानाम कंठ का मतलब हो गया आ, का वर्ग, ह और विसर्ग का उच्चारण कंठ से होता है। ये कंठ से उच्चारित होता है। हम क कहते हैं, क का उच्चारण स्थान कंठ है, इसलिए इसको कंठ वर्ण भी कहते हैं। आप एक कॉलम बनाएंगे, है ना, अपने कॉपी में एक कॉलम बना सकते हैं आप। कॉलम तो मैंने नहीं बनाया है, मैंने सूत्र ही लिखा है। आप कॉलम बनाइए, कंठ वर्ण पहले लिखिए उच्चारण स्थान, दूसरे में लिखिए, या एक कॉलम और बना लीजिए सूत्र, दूसरे में लिखिए उच्चारण स्थान, तीसरे में लिखिए वर्ण और चौथे में लिखिए नाम। तो सूत्र तो आपके स्क्रीन पर है। अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, अ आ का वर्ग यानी क ख ग घ अंग, ह और विसर्ग। विसर्ग यानी देखिए लास्ट में कंठ के अंत में हम विसर्ग दिए हैं, ये विसर्ग कहलाता है और इसका उच्चारण भी ह होता है ना। तो इसको हम कंठ वर्ण कहते हैं, है ना। थोड़ी देर रुक जाए क्या, कॉलम बनाने में समय लगेगा? नो सर। हाँ, अकुह विसर्जनीयानाम कंठ यानी अ आ का वर्ग, कु मतलब का वर्ग, है ना, क ख ग घ अंग, ये का वर्ग हुआ, है ना। तो का वर्ग, ह और विसर्ग का उच्चारण कंठ से होता है, इसलिए इसका नाम कंठ वर्ण है। क्या है इसका नाम? कंठ वर्ण। कंठ वर्ण, कंठ वर्ण क्यों है? क्योंकि इनका उच्चारण कंठ से होता है। अ हम कहते हैं, अ में हमारी जिह्वा किसी उच्चारण तंत्र को, किसी भी उच्चारण अवयव को उच्चारित नहीं करती है, बल्कि सीधे आवाज कंठ से आती है। क भी कहते हैं तो आवाज कंठ से आती है, इसलिए इसका उच्चारण कंठ से होने के कारण ये सारे वर्ण कंठ वर्ण है। कौन कौन से वर्ण? अ आ का वर्ग यानी क ख ग घ अंग और ह, और उसके बाद विसर्ग यानी अ आ क ख ग घ अंग और ह तथा विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, इसलिए इन्हें कंठ वर्ण कहते हैं। कंठ वर्ण आप लोग लिख सकते हैं। अगर लिखने में दिक्कत हो तो मैं थोड़ा प्रयास करता हूं कि लिख लूं। आप चाहें तो बाद में पेपर पर लिख के हमको भेज दीजिएगा, तो हमको शेयर दे देंगे, शेयर कर देंगे। नहीं, इस पर लिख देते हैं कंठ वर्ण, है ना। ये
ये कंठ वर्ण हो गया, ठीक है, कंठ वर्ण है। कौन कौन कंठ वर्ण हुए? अ, आ, कवर कग, ये कंठ वर्ण कहलाते हैं क्योंकि इनका उच्चारण स्थान कंठ है। दूसरा सूत्र है ईचु यशानाम तालु। ईचु यशानाम तालु। ईचु यशानाम तालु इसलिए है, इसमें ह्रस्व और दीर्घ ई च वर्ग यानी च छ ज झ या और स यानी तालव्य स, ये इनका उच्चारण स्थान तालु है, इसलिए ये तालव्य वर्ण कहे जाते हैं। इनका नाम है तालव्य वर्ण, है ना, तालव्य। कहाँ चला गया? अच्छा, नहीं, ये तालव्य वर्ण है। कौन कौन से वर्ण है तालव्य? ह्रस्व और ई है ना, च छ ज झ या और तालव्य श, इसीलिए इस श को तालव्य श कहा जाता है, ठीक है। तालव्य है ना, ये तालव्य वर्ण है, ठीक है। तालव्य वर्ण भी स्पष्ट हो गया। यस सर। हाँ, अगला है ऋतु रसानाम मूर्धा। री स्वर में आता है, पहले बताया है, री है ना, री टावर्ग यानी ट ठ ड ढ न, टावर्ग यानी ट ठ ड ढ न, और र और श यानी मूर्धन्य श, जिसको कहते हैं श। ट ठ री र ट ठ ड ढ न और स, इनका उच्चारण मूर्धा से होता है, इसलिए ये मूर्धन्य वर्ण कहे जाते हैं। इसलिए ये मूर्धन्य वर्ण कहे जाते हैं। इनका उच्चारण स्थान है मूर्धा। मूर्धा अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप समझ लीजिए शीर्ष मूर्धा है। हमारे मुंह में 3 घाट बने हुए हैं। आप जीभ ऊपर करेंगे तो दांत के ऊपर 3 घाट हैं। जो सबसे अंतिम वाला घाट है, सबसे ऊपर, वो मूर्धा है। जब हम र उच्चारित करते हैं तो हमारी जीभ वहां स्पर्श करती है, या ट उच्चारित करते हैं तो हमारी जीभ उस जगह को स्पर्श करती है, इसलिए इसको मूर्धन्य वर्ण कहते हैं, है ना। मूर्धन्य, मूर्धन्य वर्ण हो गया ये, है ना। मूर्धन्य वर्ण हो गया। मूर्धन्य एक बार फिर समझ लीजिए इसको। री र ट वर्ग यानी ट ठ ड ढ न, और मूर्धन्य स, इनका उच्चारण मूर्धा से होता है, इसलिए इन वर्णों का उच्चारण मूर्धा से होने के कारण ये मूर्धन्य वर्ण कहे जाते हैं। मूर्धन्य वर्ण कहे जाते हैं। अगला है ऋतु लसानाम दंता। ऋतु लसानाम दंता यानी री ल री र और ट वर्ग यानी ट ठ ड ढ न और दंत स, इनका उच्चारण दंत मूल से होता है, इसलिए
इनको दंत्य वर्ण कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? दंत्य वर्ण कहते हैं। ये दंत्य वर्ण है ना। फिर से समझ लीजिए, री, ल, त वर्ग यानी त, थ, द, ध, न और स, इनका उच्चारण दंत मूल से होता है। दांत के पास, दांत की जड़ के पास हमारी जीभ सटती है, इसलिए इनको दंत्य वर्ण कहा जाता है। ठीक है, ये दंत्य वर्ण है। और दंत वर्ण स्पष्ट हुआ। अगला है उपध्मानीयानाम ओष्ठौ। ऊ, दोनों ऊ और ऊ। पा वर्ग, पा वर्ग यानी पा, फा, बा, भा, म और उपध्मानीय। संस्कृत में वो लौकिक संस्कृत में कम उपयोग में आता है, लेकिन वैदिक संस्कृत में ज्यादातर प्रयोग में आता है। वो एक, इसमें साइन हमको लगता है नहीं आएगा सर, एस जैसा होता है जो। हाँ, एक्स को आप थोड़ा उलट दीजिए तो वो उद्मानीय कहलाता है। लौकिक संस्कृत में बहुत कम प्रयोग में आता है, लेकिन वैदिक संस्कृत में खूब प्रयोग होता है उसका। इन सबों का उच्चारण ओष्ठ से होता है, ओष्ठ से। अगर हम ऊ उच्चारण करते हैं तो हमारे जो अधरोष्ठ हैं वो गोल हो जाते हैं। बिना गोल किए हम ऊ उच्चारण नहीं कर सकते। अगर बिना गोल किए ऊ उच्चारण करना चाहेंगे तो अ उच्चरित हो जाएगा, लेकिन ऊ उच्चरित कभी नहीं होगा। ठीक है। और एक और भी है, पा उच्चारण, पा वर्ग जितने भी हैं, ठीक है, पा वर्ग जितने भी हैं वो सब के सब ओठ के सहारे ही उच्चरित होते हैं। अगर वो ओठ का योगदान ना हो तो प वर्ग उच्चरित ही नहीं होगा। जैसे प, हम अगर बिना ओठ अधरोठ को सटाए प उच्चरित करना चाहें तो अ उच्चरित होगा, प उच्चरित नहीं होगा। ठीक है। हो सकता है उच्चरित, नहीं हो सकता है। ठीक है। तो ह्रस्व और दीर्घ ऊ, ह्रस्व और दीर्घ ऊ, उसके बाद उपध्मानीय और प वर्ग प, फ, ब, भ, म, ये सारे वर्ण ओष्ठ से उच्चारित होते हैं, इसलिए इनको ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। ये ओष्ठ्य वर्ण है। ओष्ठ वर्ण क्यों है? क्योंकि ओष्ठ के बिना, ओष्ठ का मतलब अधरोष्ठ, दोनों दोनों जब मिलते हैं, यहाँ तो संकेत में ओष्ठ दे दिया गया है, अधरोष्ठ जब मिलते हैं तब उनका उच्चारण होता है। हम फ भी उच्चरित करते हैं तो बिना अधरोष्ठ मिले हुए ये वर्ण उच्चरित नहीं होते, इसलिए इनको ओष्ठ्य वर्ण कहा जाता है। अगला है यम, गण, नानाम, नासिकाच। आपने देखा, हमने वर्गीय व्यंजन का उच्चारण किया तो पांचवा वर्ण सब में है, क्योंकि उनका जैसे क वर्ग का अंग, च वर्ग का य, ट वर्ग का न, त वर्ग का न और प वर्ग का म। इन सारे वर्णों का उच्चारण कंठ से भी है, तालु से भी है, मूर्धा से भी है, दंत मूल से भी है और ओष्ठ से भी है। लेकिन इसके साथ साथ इनका एक उच्चारण स्थान और भी है ना। जब तक इन वर्णों के उच्चारण, जो सारे वर्गों के जो पांचवा वर्ण है ना, यम, गण, नम, 14 सूत्र में दिखाए थे, यम, गण, नम,
ये जो पांचवा वर्ण है, ये पांचवा वर्ण अपने उच्चारण स्थान के अतिरिक्त नासिका की सहायता भी लेता है। अगर नासिका की सहायता न ली जाए तो इनका उच्चारण नहीं होगा। जैसे अंगा कंठ से उच्चारित तो होता है, लेकिन थोड़ी बहुत नाक बजती है, उसमें नाक से भी उच्चारण करना पड़ता है, इसलिए उसको हम नासिक के वर्ण कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? वो नासिक के वर्ण है। ठीक है, ये नासिक के वर्ण कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि इनके उच्चारण में नाक की सहायता लेनी पड़ती है ना, नाक की सहायता लेनी पड़ती है, इसलिए इनका उच्चारण नासिक के वर्ण से उच्चारित होने के कारण इनको नासिक के वर्ण कहा जाता है। नासिक के वर्ण कहा जाएगा इनको। ठीक है, छात्मा मैंने लिखा नहीं है, यमगणना से ए दैतो कंठ तालु। कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण दो दो स्थान से होता है, उसमें है ए दैतो, ए दैतो कंठ तालु, है ना। इनका उच्चारण स्थान कंठ से भी होता है और तालु से भी होता है ना। ए दैतो कंठ तालु। ठीक है, कंठ तालु, कंठ तालु, ए दैतो कंठ तालु। इसका मतलब ये हुआ कि ए का उच्चारण, ए और ए का उच्चारण कंठ और तालु दोनों से होता है। इसका उच्चारण ए और ए का उच्चारण कंठ और तालु दोनों से होता है, इसलिए इसका नाम कंठ तालव्य वर्ण है। इनका नाम है कंठ तालव्य वर्ण। ठीक है, कंठ तालव्य वर्ण। कंठ तालव्य वर्ण। ये कंठ तालव्य वर्ण है। ठीक है, कंठ तालव्य वर्ण। आठवां है, आठवां है ओ दो तो कंठ तालु। ओ दो तो कंठ तालु। ठीक है, ओ दो तो कंठ तालु। ओ दो तो कंठ तालु का मतलब हो गया, ओ दो तो कंठ तालु का मतलब हो गया ओ और औ। ओ और औ का उच्चारण कंठ और तालु दोनों से होता है, इसलिए उसको कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। ठीक है, ओ दो तो कंठ तालु। हम सूत्र लिख देते हैं, ओ
ओ दो तो अब लिखा ओ दो तो कंठ तालु। ओ दो तो कंठ तालु आप लोग लिख सकते हैं तो लिख लीजिए। ओ दो तो ओ दो तो ओ दो तो कंठ तालु। नहीं, ओ दो तो ए दे तो कंठ तालु। ओ दो तो लिख दिया सर। थोड़ा सा रुक जाओ। ओ दो तो कंठ तालु मत लिखना, कंठोष्ठ लिखना। ओ दो तो कंठोष्ठम। कंठोष्ठम। हाँ, ओ दो तो कंठोष्ठम। कंठोष्ठम कंठोष्ठम। ओ दो तो कंठोष्ठम। कंठोष्ठम। ओ दो तो कंठोष्ठम। ओ दो तो कंठोष्ठम। कंठ तालु तो ए दे तो हो ही गया। ओ और औ का उच्चारण कंठ और ओष्ठ से होता है, इसलिए इसका नाम कंठोष्ठ वर्ण है। इसका नाम क्या है? कंठोष्ठ वर्ण है ना। और है अगला है वकारस्य दंतोष्ठम। वकारस्य दंतोष्ठम। नौमा लिख दें हम। वकारस्य है ना, नौमा हो गया वकारस्य दंतोष्ठम। वकारस्य दंतोष्ठ्यम। वकारस्य दंतोष्ठ्यम। 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 वकारस्य दंतोष्ठम। व का उच्चारण जो है वह दंतोष्ठ से होता है, दंत और ओष्ठ से होता है ना। जैसे हम वह कहते हैं तो वह कहने में दांत और ओष्ठ दोनों का उच्चारण के समय दोनों का ये उपयोग होता है, इसलिए यह दंतोष्ठ वर्ण कहलाता है। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ अ क वर्ग यानी क ख ग घ अंग ह और विसर्ग का उच्चारण कंठ से, इसलिए यह कंठ वर्ण कहलाएगा। और ईचो यसानाम तालु, ई का उच्चारण और च वर्ग और तालव्य श का उच्चारण तालु से होता है, इसलिए यह तालव्य वर्ण कहलाता है। री ट वर्ग और मूर्धन्य री र ट वर्ग और मूर्धन्य श का उच्चारण मूर्धा से, इसलिए यह मूर्धन्य वर्ण कहलाता है।
और इसी तरह री, त वर्ग और ल का उच्चारण दांत से होता है, दंत मूल से होता है, इसलिए उसका उच्चारण दंतोष्ठ से, दंतोष्ठ वर्ण दंत मूल से होता है, इसलिए यह दंत वर्ण कहलाता है। उपध्मान्यानाम ओष्ठो, उ ह्रस्व या दीर्घ उ, उपध्मानीय और प वर्ग, इनका उच्चारण ओष्ठ से होता है, इसलिए इनको ओष्ठ वर्ण कहते हैं। अगला है एदैतो कंठ तालु। हाँ, यमगणनानं नासिका जो छूट गया, या म ग न न, इनका उच्चारण सारे वर्णों के उच्चारण स्थान के अतिरिक्त नासिका से भी होता है, यानी इन वर्णों के उच्चारण में नासिका से भी सहायता लेनी पड़ती है, इसलिए अंगा कंठ वर्ण होते हुए भी नासिक के वर्ण है, या तालव्य वर्ण होते हुए भी नासिक के वर्ण है, न मूर्धन्य वर्ण होते हुए भी नासिक के वर्ण है, न दंत वर्ण होते हुए भी नासिक के वर्ण है, और म भी ओष्ठ वर्ण होते हुए भी नासिक के वर्ण है, इसलिए इनकी पहचान नासिका से है, इसलिए नासिक के वर्ण है। अगला है एदैतो कंठ तालु, है ना, इनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों से होता है, इसलिए इनको कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। अगला है ओदौतो कंठोष्ठ्यम, ओ और ओ उच्चारण कंठ और ओष्ठ दोनों से होता है, इसलिए उनको कंठोष्ठ वर्ण कहा जाता है ना। वकारस्य दंतोष्ठम, व का उच्चारण स्थान एक ही वर्ण है, व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ दोनों है, इसलिए इसको दंतोष्ठ वर्ण कहते हैं, है ना। ये दंतोष्ठ वर्ण हो गया। नासिकानुस्वारस्य, एक सूत्र और है, आप पता नहीं इसमें आएगा कि नहीं, 10वां है नासिकानुस्वारस्य, 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 हम इसको अलग करके लिख देते हैं। अच्छा, अनुस्वारस्य, अनु स्वारस्य, नासिकानुस्वारस्य है। अगर आप को हम जोड़ देंगे तो एक अवग्रह चिन्ह बन जाएगा एस की तरह, है ना, इसलिए हम लोग अलग लिख दिया है। नासिका अनुस्वारस्य, नासिका यानी अनुस्वार का उच्चारण भी नासिका से होता है, अनुस्वार का उच्चारण भी नासिका से होता है, इसलिए यह भी नासिक के वर्ण है। अनुस्वार ये वर्णमाला में नहीं था, फिर भी यहाँ उच्चारण स्थान में दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि जब आप संधि पढ़ेंगे तो संधि में अनुस्वार का उपयोग दिखेगा। 5वां वर्ण कहीं कहीं अनुस्वार हो जाता है, इसलिए अनुस्वार की चर्चा हुई है। अनुस्वार अलग वर्ण नहीं है, 5वां वर्ण अनुस्वार हो जाता है,
और चूंकि हर पांचवा वर्ण का उच्चारण नासिका से होता है, इसलिए उसको नासिक्य वर्ण कहा गया है। तो अनुस्वार का उच्चारण भी नासिका से ही होता है, इसलिए इसको नासिक्य वर्ण कहते हैं। तो ये उच्चारण स्थान लगभग कंप्लीट हो गया। मूलतः इतना ही है। अभी कुछ जो समय बचा है, इसमें अब आप अपनी बात कर सकते हैं। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जो लोग जुड़े हैं मोबाइल से, सवाल हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। हाँ हाँ, मैं स्लाइड एक बार और दिखा दूं या बंद कर दूं? स्लाइड जो फोटो ले ली है बंद कर दीजिए। अच्छा, प्रश्न है किसी का? यदि आप व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं। वैसे तो मुझे कल सारी टॉपिक्स कवर हो ही गई इसमें, सारी जो विषय वस्तु थे। हाँ, नहीं, अगर समझने में कहीं कोई दिक्कत है या किन्हीं को समझ में नहीं आया हो या दोबारा समझाने की आवश्यकता हो, तो मैं फिर एक बार। ये समझ में भी तो आएगा कल तक इन लोग को। आप ये भी समझ में कल तक आएगा कि समझ में आया कि नहीं। अच्छा, कोई फीडबैक आप लोग देना चाहेंगे? हाँ, नहीं, यहाँ देना आप। मेरा वीडियो कब आ रहा है, वीडियो आ रहा है आपका। नहीं, उस समय आ बंद गया, था। दिख रहे हैं आप। कोई कोई सवाल नहीं है? कुछ कहना है किसी को? हम तो बोलेंगे। धन्यवाद आपको, आपने अपना अमूल्य समय दिया। बच्चे बहुत प्रसन्न हैं फिलहाल आपकी प्रस्तुति का तरीका और जो अवधारणा की स्पष्टता, उसके लिए प्रसन्न है सब। और फिर ये वर्ण संस्कृत विधि से मैंने बताया। अगर हिंदी में भी लोग जानना चाहें, मैंने हिंदी वर्णमाला से, क्योंकि यहाँ तो दूसरा एक क्रम प्रश्न था। है मेरा ये कि संस्कृत में हाँ। वर्णों की संख्या कितनी है? क्योंकि कहीं लिखा है 43, कहीं 52, कहीं 56। इसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन है। इसका कोई है आधार? ये जो मूल जो ये सूत्र हैं, संस्कृत में तो बहुत संक्षिप्त करके लिखा गया है ना। मूल जो रूप था वो यही था। अब इसमें जितने वर्ण हैं, मैंने गिनकर तो देखा नहीं, लेकिन अगर दीर्घ हो जाते हैं तो कुछ बढ़ जाने, संयुक्ताक्षरों का संयोग इसमें नहीं है, वो अलग से सब आए। ठीक है, अगर ऐसे कोई प्रश्न इनका होगा तो मैं आपसे पूछ लूँगा, पूछ के इनको बता दूंगा। वो संयुक्ताक्षर और अनुनासिक। हाँ, एक प्रश्न था ये आयोगवाह। आयोगवाह संस्कृत में तो है नहीं, वो है तो हिंदी में, क्योंकि स्वर के बाद में अ और अं और अह आता है। ठीक है, तो संस्कृत में अयोगवाह न तो स्वर है न व्यंजन है। स्वर के अंतर्गत रखा गया है, लेकिन वह स्वर नहीं है। व्यंजन भी नहीं है। व्यंजन होता तो व्यंजन के अंतर्गत रखा जाता, क्योंकि स्वर की परिभाषा है कि वो बिना किसी वर्ण के उच्चारण के किसी सहायता के उच्चारित होता है, बिना किसी वर्ण की सहायता से उच्चारित होता है। लेकिन अयोगवाह के उच्चारण में सहायता लेनी पड़ती है स्वर की। दूसरा ये है कि व्यंजन बिना स्वर की सहायता के उच्चारित नहीं होता, लेकिन व्यंजन में स्वर अंत में आता है और इसमें पहले आता है स्वर। इसलिए यह स्वर भी नहीं है और व्यंजन भी नहीं है, क्योंकि स्वर की सहायता तो लेनी पड़ती है।
अब स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, इसलिए स्वर नहीं है। व्यंजन इसलिए नहीं है कि इसके अंत में व्यंजन की जरूरत नहीं पड़ती, इसके शुरू में व्यंजन स्वर की जरूरत पड़ती है। जैसे अंग, अंग में हम पहले आ बोलते हैं, अह में पहले आ बोलते हैं, इसलिए इसके लिए एक अलग नाम दिया गया अयोगवाह। स्वर और व्यंजन से अलग एक अलग नाम है अयोगवाह। न ये स्वर है न व्यंजन है, लेकिन ये संस्कृत में नहीं है, ये बाद में हिंदी में जोड़ा गया। ठीक है, अनुस्वार है और अनुस्वार को दिखाने के लिए हम अंग लिखते हैं। अनुस्वार को ही वर्ण मानते हैं कहीं कहीं, है ना? अनुस्वार को ही कि कुछ किताबों में मैंने देखा कि उसको वर्ण माना एक अलग से। अनुस्वार हर वर्ग का 5वां वर्ण है। जैसे मान लिया जाए हमको लिखना है हरीम वंदे, हरीम वंदे यदि लिखना है तो अब वहां हलंत मां नहीं लिख सकते, वहां हमको अनुस्वार लिखना है मां के बदले, क्योंकि नियम है अनुस्वार संधि में कि यदि व्यंजन आ जाता है हलंत मां के बाद तो उसका अनुस्वार हो जाता है। अगर वर्गीय व्यंजन है तो उसका 5वां वर्ण हो जाता है, और अवर्गीय है तो अनुस्वार हो जाता है। तो अनुस्वार तो वर्ण है ही, लेकिन अलग नहीं है, वो 5वां वर्ण का ही सांकेतिक रूप है ना? कहीं कहीं जैसे भयंकर, भयम जोड़ कर भयंकर, तो भयम जोड़ कर, अब संधि विच्छेद कर देंगे तो हलंत म आएगा, लेकिन जब भयंकर लिखेंगे एक साथ तो ऊपर अनुस्वार हो जाएगा, क्योंकि वर्गीय व्यंजन के बाद भी म का अनुस्वार हो जाता है। लेकिन उसके बाद एक और भी है, अनुस्वार पर सवर्ण संधि में फिर उसी वर्ग का 5वां वर्ण हो जाता है और अनुस्वार का अंगा बन जाता है। तो कहीं कहीं का के साथ अंगा जुड़ा होता है ना? तो अनुस्वार अलग से कोई वर्ण नहीं है, 5वां वर्ण ही समय समय पर अनुस्वार बनता रहता है। तो अब 5वां वर्ण का वह सांकेतिक वर्ण है, संकेत है। अब जैसे चंचल, तो चम जोड़ चल, है ना? अब चम जोड़ चल है तो च चूंकि व्यंजन है, इसलिए मां का हलंत होके ऊपर अनुस्वार बन जाता है, तो कहीं अनुस्वार के साथ चंचल लिखा होता है। अब कहीं कहीं है कि नियम बन जाता है पर सवर्ण संधि में च का चवर्ग है तो यहाँ बन जाएगा 5वां वर्ण, तो चंचला में यहाँ और च संयुक्त हो जाता है, तो अनुस्वार उसी का संकेत है। और हिंदी में एक और नियम है कि अनुस्वार के साथ जब अनुनासिक बन जाता है तो उसका चंद्रबिंदु लगता है, चंद्रबिंदु को अनुनासिक कहते हैं। एक ये है, और कुछ नहीं, आप तो लग रहा सब हो ही गया है, सारे विषय कवर हो गए हैं। संधि तो नहीं होगी? नहीं, प्रत्यय शायद इनका है, प्रत्यय उपसर्ग तीसरे उसमें है, उसको फिर अगले उसमें देखेंगे, कोशिश करेंगे उसको करने की। क्या? हाँ, कभी अगली क्लास में। इधर पूछो आपसे सवाल क्या है? ये एक सवाल क्या है कि संस्कृत में आ जो है दीर्घ स्वर है, ये हिंदी में उदासीन हो जाता है, ऐसा क्यों है? ऐसा है क्या कुछ? ये सवाल पूछ रहा है, एक अंकित लड़का है वो विद्यार्थी, कि संस्कृत में आ उदासीन वर्ण है, आ जो है दीर्घ स्वर है, आ हिंदी में उदासीन है। आ दीर्घ नहीं है, आ ह्रस्व है, आ दीर्घ है, आ दीर्घ है। जो माहेश्वर सूत्र दिखाएगा उसमें केवल ह्रस्व स्वर है, दीर्घ हम उसका बनाते हैं।
का आ बनाते हैं। अ ह्रस्व स्वर है, आ दीर्घ स्वर है, उसमें जो ई है वो ह्रस्व है, ई दीर्घ बनाते हैं। ठीक है, अ ह्रस्व स्वर है और आ उसका दीर्घ स्वर है। अंग्रेजी माध्यम से बच्चे ना समझें, हिंदी माध्यम से समझें, क्योंकि अंग्रेजी में आ को आ कह देते हैं लोग, है ना, योग को योगा कह देते हैं और कृष्ण को कृष्णा कह देते हैं और सब अर्थ का अनर्थ हो जाता है ना। पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बना देते हैं, तो थोड़ा दिक्कत है उसमें। हिंदी माध्यम से समझिए, अंग्रेजी माध्यम से नहीं। ठीक है, फिर आज आपने अपना समय दिया और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सारे बच्चे फिलहाल तो पसंद ही लग रहे हैं, कल पूछेंगे इनसे क्लास में क्या स्थिति है, हाँ ठीक है, जैसा इनका फीडबैक होगा। और तो ठीक है, आज हम लोग बच्चों का जो भी हो कल बताया जाए। तो आज यहाँ बंद करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया उसके लिए, और हम उम्मीद करें कि भविष्य में भी जब जरूरत पड़ेगी आप समय देंगे। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। थैंक यू, धन्यवाद सर, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। बंद करता हूँ अब इसको। हाँ, कुछ आया समझ में तुम लोग को? हैं?